अच्छा, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. लेट अस कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन ऑन रिसोर्सेज. ठीक है, तो हमको जहाँ तक याद है पिछले क्लास में हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को लेके डिस्कशन किए थे. मिनरल रिसोर्स मतलब खनिज संसाधन या फिर खनिज संपद. और आज का क्लास में हम लोग फूड रिसोर्स को लेके डिस्कशन शुरू करेंगे. तो इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मिनरल रिसोर्सेज एंड इन टुडेज क्लास वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ फूड रिसोर्स. वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ फूड रिसोर्स. तो पहले हम लोग फूड या फिर खाना या फिर खाद्य, ये इसको लेके इसको एक संसाधन के रूप में देख के हम लोग पहले इसको लेके थोड़ा आलोचना करेंगे. उसका बाद इस संसाधन को लेके जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से आलोचना करेंगे. तो अगर हम लोग सोचेंगे फूड इज़ द फ्यूल ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के लिए फूड मतलब खाद्य एक ऊर्जा की तरह है. इट्स लाइक अ फ्यूल. इट्स लाइक अ फ्यूल. और हमारे पास हज़ारों किस्म की, हज़ारों तरीके की वनस्पतियां हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं. हज़ारों तरीके की मतलब एनिमल्स है, पशुएं हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं. लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही वनस्पति और पशुओं को हम लोग खाते हैं. So although we have thousands of edible plants and animals in the world, but out of these we consume just a few. Out of these we consume just a few, maybe around 3 dozen types, maybe around 3 dozen types. So इतने हज़ारों तरीके के खाना होने के बावजूद हम लोग सिर्फ 3 दर्जन किस्म के खाना ही खाते हैं. उनमें तरह तरह की वनस्पतियां हैं, उनमें तरह तरह की एनिमल्स हैं, पशुएं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो हमारे जो मेन खाने का संसाधन है, अगर उसको लेके हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो ऐसा रहा कि सोचो वीट गेहूँ, राइस मतलब चावल, देन मेज़ मतलब भुट्टा, और फिर पोटैटो मतलब आलू. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कंज्यूम वेरियस काइंड्स ऑफ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तरह तरह की फल, तरह तरह की सब्जियां हम लोग कंज्यूम करते हैं. और इसको अलावा छोड़ के हम लोग तरह तरह की मीट, मांस, उसको भी कंज्यूम करते हैं. वी ऑल्सो कंज्यूम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस. हम तरह तरह की मछलियां भी उसको भी खाते हैं. तो मतलब हमारे खाने में देयर आर अ फ्यू काइंड्स ऑफ सीरियल्स. कुछ सीरियल्स हैं जैसे चावल, गेहूँ एट्सेट्रा. हमारे खाने में फल हैं, हमारे खाने में तरह तरह की सब्जियां हैं, हमारे खाने में तरह तरह की एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब जो खाना हमको पशुओं से मिलते हैं. सो दीज एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूड मिल्क, देन योर मीट, देन योर एग्स, फिश एट्सेट्रा. नाउ इफ वी थिंक ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो कंट्रीज अभी तक मतलब डेवलपिंग स्टेज में, अभी तक पूरी डेवलप नहीं है ना. इफ़ यू थिंक ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, द डेवलप्ड वर्ल्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूरोप, अमेरिका एट्सेट्रा. बट आवर कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, then you have Brazil, Argentina, etc. These represent the developing countries. So ये सब जो देश हैं, भारत, श्रीलंका etc., ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है. मतलब इनमें उन्नयन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ये सब उन्नयनशील देश हैं, तो इनमें अभी तक उन्नयन चल रहा है. तो इन दिस डेवलप्ड कंट्रीज वी फाइंड दैट अबाउट 4 billion people use rice and wheat as their staple food. So this is a very important statistic. So in the developing countries around 4 billion people use rice and wheat as their staple food. मतलब ये जो उन्नयनशील देश हैं उनमें लगभग 400 करोड़ आदमी, 400 करोड़ इंसान चावल और गेहूं को अपने स्टेपल फूड मानते हैं. मतलब वो खाना हम लोग रोज़ाना खाएंगे. अगर आप सोचेंगे दोपहर में हम लोग चावल खाते हैं, रात में हम लोग रोटी खाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और
इफ़ यू थिंक ऑफ द मीट एंड मिल्क, अगर हम लोग मीट मतलब मांस और मिल्क दूध ये सब प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग सोचेंगे, तो वी विल बी फाइंडिंग दैट countries like Japan, then the countries of North America like USA and Canada, then if you think of the European countries, they consume about 80% of the total meat and milk produced in the world. So I'm repeating once again, the developed world like countries of North America, then the European countries, the developed countries like Japan, these countries, they consume around 80% of the produced milk and meat. So the 80% of the global production of milk and meat is consumed by the developed countries. तो जो उन डेवलप्ड कंट्रीज़ है, मतलब यूरोप, अमेरिका एक्सेट्रा, जापान, ये सब देश दुनिया में जितना भी दूध और मीट का प्रोडक्शन होता है उनका लगभग 80% ये लोग कंज्यूम करते हैं. And now, if you look into the say food resources of the world, if we talk of the major food resources of the world, just now as I said that the principal cereal crops on which we depend are your wheat, rice and maize. तो दुनिया में जो मतलब सीरियल क्रॉप्स हैं, तो ये सीरियल क्रॉप्स में से मेन क्रॉप्स है व्हीट, राइस एंड मेज. सो व्हीट, राइस एंड मेज are the principal cereal crops that are consumed globally, and nearly 1600 million metric tons of these cereal crops are produced. तो ये जो cereal crops हैं, मतलब गेहूँ, चावल और भुट्टा, इन तीनों का मतलब एवरेज ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन है approximately 1600 million metric tons, approximately 1600 million metric tons. And if you think of the mountainous regions, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि फ्रॉम एरिया टू एरिया द फूड हैबिट्स चेंज. तो अगर आप एक इलाका से दूसरे इलाकों में जाएंगे तो देखेंगे कि खाना बदल जाता है. तो मतलब इफ़ यू लुक इनटू द माउंटेनस एरियाज, द माउंटेनस पीपल consume more of potatoes, they consume more of barley etc. तो पहाड़ी इलाका में हम लोग देखेंगे कि आलू और बार्ली ये सब खाने का चल ज़्यादा है. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट wheat, rice and maize, or wheat, rice and maize, these are the principal cereals that are being consumed, number one. Number two, in the hilly regions we find that potatoes and barley are principally consumed. तो पहाड़ी इलाकों में आलू, बार्ली एक्सेट्रा ये सब ज़्यादातर मतलब खाने का वस्तुएं होते हैं. Now if you come down to the dry regions, सूखा इलाकों में अगर हम लोग जाएंगे, if we come down to the dry regions, in dry regions, say in our country, if you think of Rajasthan, if you think of other drought stricken areas, sorghum and millets are important food resources. तो अगर हम लोग ये सब सूखा इलाका में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि sorghum, millet ये सब food resources ज़्यादा कंज्यूम होते हैं. Now around 20 different types of vegetables are consumed by us. So if you think of these vegetables, they may include leafy and fleshy vegetables. They may also include non-leafy vegetables. So around 20 different types of vegetables are consumed by us, and these vegetables are rich in minerals and vitamins. These vegetables are rich in minerals and विटामिन्स. ओके, तो अगर हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में सोचेंगे, जो सब्जियां, तो मोटा मोटी 20 किस्म की सब्जियां हम लोग कंज्यूम करते हैं. उनमें से लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, उनमें से फ्लैशी वेजिटेबल्स हो सकते हैं. और वेजिटेबल से हम लोगों को क्या मिलता है? वेजिटेबल से हम लोगों को मिनरल्स एंड विटामिन्स ये सब ज़्यादा मिलता है. सो अगर हम लोग देखेंगे कि फ्रूट्स, what are the different types of fruits we consume? So the different types of fruits will include some fruits which are found throughout the year. It will include some fruits which are seasonal. So fruits which are found throughout the year include, say, banana,
grapes, then you have your citrus fruits. But there are certain fruits which are found only in certain seasons. For example, mango. Mango is a fruit which is found only during the summer season. Lychee is a fruit which is found only during the summer season. So there are fruits which are found throughout the year, and there are fruits which are not found throughout the year, but we do consume them, like banana, mango, apple, grapes, lychee. And these fruits provide us with vitamins and minerals. These fruits provide us with vitamins and minerals. तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रूट्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, फल, तो ऐसे कुछ फल हैं जो थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, और ऐसे भी कुछ फल हैं जो थ्रू आउट द ईयर मतलब सिर्फ कुछ ही सीज़न में मिलता है। जैसे आम सिर्फ गर्मी में मिलता है, लीची वो भी सिर्फ गर्मी में मिलता है। लेकिन अगर हम लोग केला, बनाना के बारे में सोचेंगे, देन सिट्रस फ्रूट्स, नींबू जैसा जो फल है वो भी पूरा साल ही मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, we consume 15 different species of pulses. Pulses include dal. So these 15 different species of pulses are rich source of proteins and fats. So these 15 different species of pulses are rich sources of proteins. तो ये जो दाल, हम लोग 15 अलग किस्म का दाल हम लोग खाते हैं, और इस दाल से हमको मेनली प्रोटीन्स मिलता है। Now apart from that, if we think of your meat, the meat species mainly include 6 different kinds of mammals. So globally 6 different kinds of mammals are consumed, which include, say, birds, and then different kinds of your marine animals are present there, then different kinds of fishes are there. So we consume on a global basis 6 kinds of mammals as a meat source. We consume various kinds of birds, for example chicken, ducks, etc. Those are consumed, domestic fowls. Then we consume different species of fish, and different kinds of marine animals also, like crabs, etc. that are also being consumed. So अगर हम लोग देखेंगे कि 6 डिफरेंट मैमल्स जैसे बकरी एट्सेट्रा, ये सब हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम लोग जो पक्षियों को काट के हम लोग खाना मिलता है, जैसे मुर्गी, देन यू हैव डक्स, हंस, और इसको छोड़ के हम लोग तरह तरह की मछलियाँ खाते हैं, और कुछ तरह की हम लोग सामुद्रिक प्राणियों को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे केकड़ा, क्रैब्स। Okay, now these are some of the food species that we consume. So if we think of the food resources as a whole, so I am just repeating the food resources that we consume. Among the principal cereals, we consume wheat, rice and maize. So cereal crops में से हम लोग खाते हैं गेहूँ, चावल और भुट्टा। पहाड़ी इलाकों में हम लोग मेनली कंज्यूम करते हैं पोटैटोज और बार्ली, मतलब आलू और बार्ली। Now if you think of the drier regions, मतलब सूखा इलाकों में, there we mainly consume your sorghum, millets, etc. Apart from that, we consume different kinds of fruits which may be perennial and non-perennial. तो हम लोग जो फल कंज्यूम करते हैं वो पूरा साल मिल सकता है, या फिर साल के कुछ समय में ही मिल सकता है। जैसे आम सिर्फ समर सीजन में मिलता है। तो there are some fruits which are available throughout the year, or some which are available seasonally. So we consume both these kinds of fruits. Then we consume 20 different types of vegetables almost. तो पूरा दुनिया में लगभग 20 अलग अलग किस्म की सब्जियां हम लोग खाते हैं। Then we consume 15 different species of pulses. पूरे दुनिया में हम लोग 15 अलग अलग किस्म की दाल या फिर pulses को कंज्यूम करते हैं। और उसका बाद अगर हम लोग मीट प्रोडक्ट्स देखेंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स, दैट इज वी कंज्यूम 6 different kinds of mammals. We consume 6 different kinds of mammals. We consume different kinds of birds. Common birds are, say, chicken. Then you have ducks, मुर्गी, हाँस, ये सब हम लोग खाते हैं। फिर तरह तरह की मछलियाँ, different kinds of fishes and different kinds of marine products. So these are some of the food resources that we consume. So please write down a question. Please write down a question.
write down. Discuss food as a resource. Discuss food as a resource. Discuss food as a resource. So this can be a 10-mark question. This can be a 10 marks question. अच्छा, साउंड का जो प्रॉब्लम है देखो, वो पर्सनल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. और मिस्टर राकेश कुमार लग रहा है रिकॉर्डिंग चालू करके चल गया है. आई हैव नोटेड योर मैसेज एंड दिस मैसेज विल गो टू प्रिंसिपल सर, डोंट वरी मिस्टर राकेश कुमार. सो यू प्लीज़ लीव द क्लास. Rakesh Kumar, please leave the class, or I am making you out of the class. राकेश कुमार जो है क्लास छोड़ के निकल जाओ. Okay. Then we will talk about the world food problems. इसका बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स. नाउ सी, ऑल्दो देयर आर different kinds of foods available to us, but we find that there is a global food crisis. Now if we think of the Food and Agricultural Organization, if we think of the Food and Agricultural Organization, according to the Food and Agricultural Organization, they say that an average person should consume around 2500 calories of food per day. They say that an average person should consume around 2500 calories per day. तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से एक एवरेज पर्सन को डेली मोटा मोटी 2500 कैलोरीज का फूड एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा. So those who are consuming less than 90% of these dietary calories, they are said to be undernourished. So those who are consuming less than 90% of these dietary calories, they are undernourished. So जो ये प्रेस्क्राइब 2000 कैलोरीज पर डे का फूड रिसोर्स का लेस देन 90% कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम अंडरनरिश्ड. तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ अंडरनरिशमेंट. सो अंडरनरिशमेंट इज अ सिचुएशन वेयर यू कंज्यूम फूड रिसोर्सेज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड ones, less than the prescribed ones. Now there is also the situation of malnutrition. There is also the situation of malnutrition. तो एक सिचुएशन है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब आपको जितना खाना चाहिए, जितना कैलोरीज इंटेक करना चाहिए, आप उससे कम इंटेक कर रहे हैं. एंड द सेकेंड वन इज ऑफ मैल न्यूट्रिशन. तो पहला हो गया अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया मैल न्यूट्रिशन. सो मैल न्यूट्रिशन इज अ सिचुएशन वेयर वी कंज्यूम, where our diet lacks one or a few type of nutrients. So undernutrition is a situation where you are consuming not enough calories, and malnutrition is a situation where you are consuming less than I mean to say where you are not taking all the required dietary nutrients. तो undernutrition मतलब जितना आपको कैलोरीज इंटेक करना चाहिए आप उससे कम कर रहे हैं, और malnutrition मतलब हर किस्म का जो खाना जो हमको खाना चाहिए वो हम लोग नहीं खा रहे हैं. मतलब सोचिए डाइट में कुछ विटामिन्स का अभाव है, कुछ मिनरल्स का अभाव है. तो अगर डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स ये सब का अभाव रहेगा तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. एंड मैल न्यूट्रिशन कॉजेज सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, then that particular person may suffer from a disease called kwashiorkor and marasmus. So that person may suffer from a disease called kwashiorkor or marasmus. तो अगर
किसी का डाइट में प्रोटीन्स एंड कैलोरीज का अभाव रहता है तो वो क्वाशियोर्कर या फिर मैरास्मस तरह की डिजीज से सफ़र कर सकते हैं. Then if a person is suffering from deficiency of iron, then that person may suffer from a disease called anemia. तो अगर किसी का डाइट में आयरन का डिफिशियंसी है तो वो एनीमिक हो सकते हैं, एनीमिया से सफ़र कर सकते हैं. If someone is suffering from a lack of dietary iodines, if that person is not taking enough iodines in his or her diet, then that person may suffer from a disease of the thyroid gland known as goiter. तो अगर किसी का डाइट में आयोडीन का अभाव है तो मतलब यही है कि शायद वो थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, जिसका कॉमन नाम है गॉइटर. और अगर सोचे कि किसी का डाइट में विटामिन ए नहीं है, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इनफ विटामिन ए इन हिज और हर डाइट, देन दैट पर्सन मे सफ़र फ्रॉम ब्लाइंडनेस, पर्टिकुलरली नाइट ब्लाइंडनेस. तो उसको रात में देखने का दिक्कत हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ मैल न्यूट्रिशन. सो वी टॉक्ड अबाउट टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स. One is undernutrition and the other is malnutrition. So undernutrition is a situation where you are consuming less than the prescribed amount of dietary nutrients, and malnutrition is a situation where you are not consuming all the required kinds of dietary nutrients, where your diet is lacking in one or a few type of न्यूट्रिएंट्स. तो अंडर न्यूट्रिशन मतलब आपको जितना कैलोरीज लेना चाहिए खाना से आप उतना नहीं ले रहे हैं, और मेल न्यूट्रिशन मतलब आपका खाना में हर किस्म की पौष्टिक पदार्थ नहीं है. मे बी वहाँ विटामिन का अभाव है, या फिर आयरन का अभाव है, या फिर कुछ मिनरल्स का अभाव है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन undernutrition and malnutrition. Differentiate between undernutrition and malnutrition. Differentiate between undernutrition and malnutrition. तो undernutrition मतलब where you are consuming less than the diet required or prescribed dietary calories, and malnutrition matlab where your diet is lacking one or a few kinds of dietary nutrients. So now let us look into the global food problems. So again write down a question. Discuss the global food problems. Discuss the global food problems. Discuss global or world food problems. Discuss global or world food problems. Okay. Now let us talk about it. Okay. So if we think of the last 50 years, then we'll be finding that we have worked a lot on agriculture. We have worked enough to increase our grain production by almost 3 times. But at the same time, our population or the global population has also increased tremendously, and as a rate, the global the rate of global population increase has been much higher than the rate of increase of global food production. So this is something very interesting, that during the last 50 years, although we have made significant advances in our agricultural technology, but the rate of increase of global population is much higher than the rate of increase of global food production. So because of such massive increase of population, food is facing food crisis is growing throughout the world. तो अगर हम लोग पिछला 50 साल से देखेंगे तो हम लोग का जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी से हम लोग और ज़्यादा खेती कर सकते हैं, ज़्यादा खाना उगा सकते हैं, उसमें तेज़ी आया है, उसमें बढ़ोतरी आया है. लेकिन जो रेट से जिस हार से हमारे
पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या वृद्धि पा रहा है, तो उस जनसंख्या का वृद्धि का हार बहुत ज़्यादा है। तो खाना प्रोडक्शन का इंक्रीज़ का रेट से, खाना प्रोडक्शन का जो इंक्रीज़ है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन, एंड एज अ रिजल्ट फूड क्राइसिस is becoming more and more prominent. So if we look into a statistics that every year almost 40 million people worldwide die of undernutrition and malnutrition. So I'm repeating the statistic. So every year 40 million people worldwide die because of undernutrition and malnutrition. मतलब हर साल 40 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, हर साल 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंडर नरिशमेंट या फिर मेल नरिशमेंट के कारण दुनिया में जिनको मौत आता है। तो आउट ऑफ दीज 40 मिलियन पीपल there are nearly 50% young children between the age of 1 to 5 years. So I am repeating, 40 million people die annually due to undernutrition and malnutrition, and out of these 40 million people there are 50% children who are aged between 1 years and 5 years. तो ये 40 मिलियन लोगों में से लगभग आधा 50% मतलब आधा बच्चे हैं जिनका उम्र 1 साल से 5 साल का अंदर है। सो दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। नाउ लेट अस लुक इनटू द इंडियन सिनारियो। तो अगर पूरा दुनिया में खाना का क्राइसिस है तो इंडिया उसका बाहर रहेगा ऐसा नहीं है। सो इंडिया में भी खाने का कुछ प्रॉब्लम्स है। सो ऑल्दो आवर कंट्री इंडिया, वी नो एज ऑफ नाउ it is the third largest producer of staple crops. Staple crops mean wheat, rice and maize. Wheat, rice and maize. So India is the third largest producer of staple crops, but still around 300 million Indians are still undernourished. So I am repeating the statistic. Although India is the third largest producer of staple crops, but still there are 300 million Indians who are undernourished. So हमारा देश में हम देखेंगे कि इंडिया दुनिया के हिसाब में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेपल क्रॉप्स है। स्टेपल क्रॉप्स मतलब चावल, गेहूं और भुट्टा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसे 300 मिलियन पीपल हैं जो अंडरनरिश्ड हैं। अंडरनरिश्ड मतलब उनको रिक्वायर्ड जो डाइटरी कैलोरीज है वो नहीं मिलता है। तो हम लोग दो तरह की नरिशमेंट प्रॉब्लम्स को स्टडी किए हैं, एक अंडर नरिशमेंट, एक मेल नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट का मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाना नहीं मिल रहा है। तो इंडियन सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि 300 मिलियन पीपल आर स्टिल अंडर नरिश। तो ऐसे 300 मिलियन पीपल हैं जिसको पर्याप्त परिमाण में खाना नहीं मिलता है। लेकिन एक बात यह है कि in spite of all these disturbing statistics, India's population is nearly 3 times the population of USA. India's population is nearly 3 times the population of USA, and India's land area is almost half as much as USA. So please understand the statistic that India's population is 3 times the population of USA, and India's land area is almost half the land area of USA. That is why we face such a massive problem associated with food. तो इंडिया को यूएसए का पॉपुलेशन का 3 टाइम्स पीपल को खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन हमारा जो ज़मीनी इलाका है वो अमेरिका का ज़मीनी इलाका का ऑलमोस्ट हाफ है। तो हमारा ज़मीनी इलाका अमेरिका का हाफ है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन उनका 3 गुना है। तो मतलब हिंदुस्तान में ये जो खाने का क्राइसिस है ये होगा ही, क्योंकि हमारा आबादी ये बढ़ता जा रहा है, उसका साथ हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है वो बढ़ नहीं रहा है। सो बिकॉज आवर एग्रीकल्चरल लैंड एरिया कैन नॉट बी इंक्रीज्ड सडनली, although we are trying to increase our agricultural production, but because of this massively growing population, that is why we are not able to properly or manage
our food problems. So this is the Indian scenario as far as food is concerned. So now let us see how we can manage the food problem. So write down a question. Discuss some strategies to solve global food problems. Discuss some strategies to solve global food problems. Discuss some strategies to solve global food problems. Okay, so now we will discuss some strategies to solve global food problems. So let us see what are these strategies. Now, one of the first strategies which we can think of is to increase the global food production. तो ये है पहला स्ट्रैटेजी कि हमारे पास जितना ज़मीन है, मतलब खेती का ज़मीन है, उसमें और प्रोडक्शन बढ़ाना है. So to increase such production, we have already devised the green revolution or blue revolution. So as far as green revolution is concerned, so green revolution is a revolution which aims to target an increase in the production of grains, and blue revolution is a revolution which was taken up to produce more fishes, more shellfishes, more oysters, crabs in aquaculture. So if green revolution targets to increase the production of grains, blue revolution aims to increase the production of your fishes, shellfishes, etc., etc. So this is one of the first strategy which we can think of, that is to increase the global food production. The next strategy which we can think of is to better our food distribution system. So we find such areas where there are abundance of food, where there is a lot of food wastage, and we also find groups of people who do not have enough food. We have countries which are wasting food, and we also have countries and regions which are not receiving enough food. So there has to be a better and equitable distribution of food. तो खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, खाना का जो बंटन व्यवस्था, उस व्यवस्था में सुधार हम लोगों को लाना होगा. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दुनिया में ऐसे जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा खाना है, जहाँ खाना का बर्बादी हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. और दुनिया में, इनफैक्ट हमारे देश में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर्याप्त परिमाण खाना नहीं है. तो अगर खाने का बंटन व्यवस्था ठीक रहा तो सबका पास पर्याप्त परिमाण में खाना ज़रूर पहुंचेगा. और अगर पर्याप्त परिमाण में सबका पास खाना पहुंचेगा, कम नहीं ज़्यादा नहीं, तो खाने का जो वेस्टेज वो भी कम हो पाएगा. The third strategy pertaining to food is to control food price. So sometimes you will be finding that the price of food increases or decreases. So this has to be controlled. So until and unless we can achieve control of food price, we will not be able to solve our food crisis. खाना का जो दाम, उसका मार्केट का जो वैल्यू, वो अचानक से कभी कभी बहुत बढ़ जाता है या फिर अचानक से बहुत घट जाता है. तो इसके कारण बाज़ार में खाने का एक संकट पैदा होता है. जैसे कुछ रोज़ पहले, 2-3 महीना पहले, आलू का जो भाव था बाज़ार में, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था. तो फिर प्याज का भाव वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था. तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है पर्टेनिंग टू फूड, दिस हैज़ टू बी कंट्रोल्ड. अगर खाने का जो प्राइस, जो दाम, भाव, अगर उसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो खाने का समस्या को भी हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. सो देयर इज़ अ वेरी अर्जेंट नीड फॉर अचीविंग food price control. After this, we can think of another strategy of managing our global food problems, that is to achieve better storage and refrigeration.
So we definitely have to achieve more storage, and we have to achieve more refrigeration, because only proper storage and refrigeration will prevent food wastage. So we have to achieve better storage and refrigeration, because only proper storage will help to prevent food wastage. And in our country, in order to achieve better storage and refrigeration, we have the godowns, which are maintained by the Food Corporation of India. So the Food Corporation of India, that is FCI, FCI maintains large godowns, and it is in these godowns that tremendous amounts of grains, then your perishable food items like vegetables etc., they are stored and supplied to the public throughout the year. तो खाने का स्टोरेज बहुत इम्पोर्टेंट है, खाने का रेफ्रिजरेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब खाना को प्रॉपरली रेफ्रिजरेट करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अगर हम लोग खाने को ठीक ठाक से स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसका रेफ्रिजरेशन ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे, तो खाना बर्बाद होगा। घर में भी वैसा, हम लोग जो खाना जब ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज को चला के रखना पड़ता है। तो अगर रेफ्रिजरेशन ठीक ठाक नहीं रहेगा तो खाना भी बर्बाद होता जाएगा। एंड देन वी हैव टू स्टॉप and reduce our food wastage. Now if we think of our country, India wastes enough food which can feed another India. तो अगर हमारे देश में हम लोग देखेंगे कि भारत उतना ही खाना बर्बाद करता है जिससे एक और भारत को खाना खिला सके। सो बिकॉज in our country there is tremendous food wastage, that is why there is also crisis of food. So we have to remember that we have to stop फूड वेस्टेज, किसी भी किस्म की खाना का बर्बादी उसको रोकना है। एंड देन वी नीड टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। सो अनटिल एंड अनलेस वी आर एबल टू अचीव पॉपुलेशन कंट्रोल, we will not be able to feed everyone, we will not be able to achieve equitable food distribution, we will not be able to achieve our targets of solving the food crisis. So population control is a must. No matter how much we emphasize on technology, blue revolution, green revolution, no matter how much we talk of better storage, better refrigeration, better distribution, but ultimately there has to be a check on the population growth. तो हम लोग जितना भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जिससे हम लोग खाने के उत्पादन को बढ़ा सकें, हम लोग जितना भी रेफ्रिजरेशन के बारे में बात सकें जिसको हम लोग खाना को बहुत देर तक स्टोर कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके, लेकिन जब तक हम लोग अपना जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक खाने का समस्या का भी कोई परमानेंट समाधान नहीं आएगा। तो हम लोग का आखिरी स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि जनसंख्या को पूरी दुनिया में नियंत्रित कर सके। सो what are the basic strategies by which we are trying to solve our food problems? Number one, we have to increase our food production, and we have to lay focus on blue and green revolutions. Then we have to better our food distributions. We have to control the food price so that there is no lows or highs of the price. Then we have to achieve better storage and refrigeration of food, and we need to stop food wastage and reduce food wastage, and ultimately we have to control our population. So with that we come to the end of food resource। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग फूड रिसोर्स या फिर खाना का जो संसाधन उसको लेके आलोचना को हम लोग खत्म कर दें। आफ्टर दिस वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ एनर्जी रिसोर्स। विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो इसका बाद हम लोग जो संसाधन को लेके आलोचना करेंगे वो है ऊर्जा। अच्छा, हाँ, आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, एनर्जी, एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं ऊर्जा संसाधन। So first, let us try to define what exactly is energy. Now, energy is the capacity to do work.
एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कर्म करने का जो क्षमता, उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो जिसका पास भी ऊर्जा रहेगा वो ज़्यादा कर्म कर पाएगा। जैसे आपका गाड़ी में अगर तेल रहेगा, मतलब आपका गाड़ी में ऊर्जा रहेगा तभी गाड़ी चलेगा। जैसे इंडस्ट्रीज़ में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी इंडस्ट्रीज़ रन करेंगे। मतलब कोई भी सिस्टम का पास अगर एनर्जी रहा तभी वो अपना काम कर पाएगा। दैट इज़ वाई वी से दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एंड इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड वी विल से that energy consumption by a nation or by a region or by a group of people is considered as an index of its development. So energy consumption is generally considered as an index of development. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जितना ज़्यादा ऊर्जा का व्यवहार करेगा वो उतना ज़्यादा उन्नत रहेगा। तो उन्नति के लिए ऊर्जा का व्यवहार ज़रूरी है। तो अगर हम लोग ऊर्जा का व्यवहार गरीब और मतलब रिच कंट्रीज़ में, धनी देशों में देखेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि जो गरीब देश हैं वहाँ ऊर्जा का कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन लो है। बट अगर हम लोग रिच कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन हाई है। सो in the present world we find that the rich countries, they consume lots of energy, and the underdeveloped countries or the developing countries, they are consuming lesser amount of energy. So we say that energy consumption is an index of the country's development. So we say that energy consumption is an index of the country's development. Now in the present day world there is a massive demand for energy. So why? Again, that simple answer is the increase in global population. So as the global population is repeatedly increasing, we find that the demands of the population, that is also increasing. So जितना भी पूरी दुनिया में हम लोग देखेंगे कि हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उसके साथ हमारे जो मतलब नीड्स, हमारे जो चाहिदाओं हैं वो भी बढ़ता जा रहा है. सो एज आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग, our energy demands are also increasing. Nowadays we will be finding we are using more and more electrical appliances in our houses. There are more number of automobiles plying on the streets. So because of these increased uses of electrical appliances, increased use of automobiles, and more luxurious lifestyles, we find that the energy needs are increasing globally. We find that the energy needs are increasing globally. So हमारे जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो देखेंगे कि वो और भी लग्जरियस होते जा रहा है. क्योंकि आज का ज़माने में अगर हम अपने घर में देखेंगे कि हम लोग और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है. मार्केट में, सड़कों में बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं. पहले इतना गाड़ियां नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा गाड़ियां, सबके पास बाइक हैं, सबका घर में मोबाइल फ़ोन्स है. तो जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कंजम्पशन बढ़ेगा, सड़कों में जितना गाड़ियां चलेंगी, तो उससे हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का कंजम्पशन, ऊर्जा का व्यवहार, ऊर्जा का ऊपर डिमांड वो भी बढ़ता रहेगा. और हमारे जो लाइफस्टाइल्स हैं, हमारे जो जीवन शैली है, जीवन यात्रा है, वो भी लग्जरियस होते जा रहा है. तो जितना भी लग्जरियस लाइफस्टाइल्स होगा, ऊर्जा का डिमांड, ऊर्जा का कंजम्पशन वो भी बढ़ता रहेगा. तो इफ़ वी थिंक ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन between the developed countries and the poor countries, we will have some very surprising statistics. Say for example, if we look into the say countries like Canada and USA. So I'll be focusing on these two countries, say Canada and USA. So USA and Canada, they have only 5% of the global population. USA and Canada, they have only 5% of the global population, but they consume 1/4 of the global energy resource. So I'm repeating, USA and Canada, they have only 5% of the global population, but they consume about 1/4 of the global
energy resources. So USA, युक्त राष्ट्र अमेरिका और फिर कनाडा, अगर इन दोनों देशों के बारे में हम लोग सोचेंगे तो इनमें दुनिया का सिर्फ 5% जनसंख्या है, लेकिन दुनिया में जितना भी ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका लगभग 1/4 यूएसए और कनाडा कंज्यूम करते हैं. सो USA and Canada consume nearly 25% of the global energy production and having only 5% of the world's population. Now, if we think of the poor countries like say Bhutan, Ethiopia, Nepal, etc. So whatever is the energy consumption by an average citizen of these poor countries in 1 year, that is the energy consumption by a citizen of the rich countries in 1 day. So I am repeating, whatever is the energy consumption by a citizen of the poor country in 1 year, that is almost the energy consumption by a citizen of the rich country in 1 day. मतलब गरीब देश की एक नागरिक एक साल में जितना ऊर्जा कंज्यूम करता है, एक धनी देश, एक रिच कंट्री का नागरिक एक दिन में उतना एनर्जी कंज्यूम करता है. सो दिस इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूज ऑफ द डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड countries. So after talking about all this, just write down a question. Define energy. Next, discuss energy as a resource. Define energy and discuss energy as a resource. Okay, now we shall talk of classification of the energy sources. So again write down a question. Classify the major sources of energy and define them. Classify the major sources of energy and define them. Classify the major sources of energy and define them. Okay, now as far as the energy sources are concerned, we will classify them as renewable energy resources and non-renewable energy resources. So what are the two different types of energy resources? These are renewable energy resources and non-renewable energy resources. Renewable मतलब पुनर्नवीकरण योग्य और non-renewable मतलब पुनर्नवीकरण अयोग्य. So renewable energy resources are those energy resources which are available in nature, which are continuously produced in nature, and these energy resources are present in infinite amounts, and even if we want, we will not be able to exhaust these energy resources. They can be used in an endless manner. So renewable energy resources are present in infinite amounts in nature. They are continuously generated. They cannot be exhausted. They are inexhaustible. मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन हैं जो पुनर्नवीकरण योग्य हैं, उनका परिमाण असीमित है. उनका परिमाण सीमित नहीं है, उनका परिमाण असीमित है, और हम लोग चाहकर भी उतनी परिमाण ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर पाएंगे. से फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. सोलर मतलब सौर शक्ति, विंड मतलब वायु शक्ति, जियोथर्मल मतलब भूतापीय शक्ति. सो ऑल दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर मैसिव एनर्जी रिसोर्सेज, renewable and obviously inexhaustible. Then comes the non-renewable energy resources. Non-renewable means पुनर्नवीकरण अयोग्य. Now these non-renewable energy resources, they are present in finite amounts. Their stock is limited, and with continuous use they will get
exhausted. For example, say fossil fuels like coal, petroleum, etc. These are the non-renewable energy resources. So ये जो पुनर्नवीकरण अयोग्य शक्ति का संपद है, शक्ति का, ऊर्जा का जो संसाधन है, इनका परिमाण लेकिन सीमित है और कंटिन्यूअस यूज से, लगातार इनका व्यवहार से ये इनका जो परिमाण है ये आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे दुनिया में जितना कोयला है उसका स्टॉक सीमित है, जितना तेल है, खनिज तेल, जिसको हम लोग रिफाइन करके फिर अपने गाड़ियों में डालते हैं, वो उसका परिमाण सीमित है। तो ये जो सीमित परिमाण जो रिसोर्स है, सीमित परिमाण में जो संसाधन है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और इसको तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। सो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद ये फिर से तैयार होने में लाखों बरस लग जाएंगे। तो वंस दीज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड, इट विल टेक लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। Now, energy resources are also classified as conventional and non-conventional. So this is another way by which we can classify energy resources, such as conventional energy and non-conventional. Conventional मतलब जिसको हम लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग नया नया शुरू किए हैं। तो कन्वेंशनल मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग नया नया शुरू किए हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, then these conventional energy sources are being in use for several years. For example, say coal, then your oil, then your hydropower, even nuclear power. These are being considered as conventional. Conventional means we have been using them since a long time, and the non-conventional means we are using such energy resources quite recently. Non-conventional मतलब जिनको हम लोग हाल फिल में जिनका इस्तेमाल शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, wind energy, geothermal energy, these are non-conventional energy sources. मतलब सौर शक्ति, वायु शक्ति, भूतापीय शक्ति, ये सब जो शक्तियाँ हैं ये होगी आपका नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब चिराचरित, जिसको हम लोग बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं, चिराचरित शक्ति। और नॉन कन्वेंशनल मतलब अचिराचरित। हाँ, कन्वेंशनल मतलब चिराचरित और नॉन कन्वेंशनल मतलब अचिराचरित। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर definitions. Now write down the energy resources which you will study for your examination. एग्जामिनेशन के लिए जो ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना है उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। जो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्स। राइट डाउन। नंबर 1 कोल, कोयला। नंबर 2 ऑयल मतलब तेल। नंबर 3 नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नंबर 4 न्यूक्लियर एनर्जी मतलब पारमाणविक शक्ति, एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी, पारमाणविक शक्ति। उसका बाद लिखो सोलर, सौर शक्ति। उसका बाद विंड एनर्जी, वायु शक्ति। विंड एनर्जी अर्थात वायु शक्ति। उसका बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, जो एनर्जी हमको समुद्र से मिलता है, टाइडल एनर्जी। उसका बाद लिखो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब भूतापीय शक्ति, भूतापीय शक्ति। उसका बाद लिखो हाइड्रो पावर, जल शक्ति, जल शक्ति। उसका बाद लिखो बायोमास। उसका बाद लिखो बायोमास। So these are the different energy sources that we will study for our examination purpose. ठीक है। अच्छा, तो अगला क्लास में हम लोग
कोल, ऑयल, ये सब को लेके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास हम लोग यही ख़त्म कर रहे हैं, और क्लास ख़त्म करने से एक बार बोल देंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट यूट्यूब चैनल। हम उसका नाम भी लिख दे रहे हैं, हाँ हम नाम लिख रहे हैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास का लेक्चर हम वही चैनल में अपलोड कर देंगे। जिसको सुनने में दिक्कत हो रहा था, जो लोग क्लास नहीं कर पाए, हम उस चैनल में इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से सुन लीजिएगा। दिस इज़ द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लो, और फिर एक इस लेक्चर को दोबारा तुम लोग वहाँ सुन पाओगे, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ today's class. With that we come to the end of today's class. ठीक है, ओके बाय।